तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो जो है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा होगा। अब चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, यानी बात ये नहीं है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बात ये है कि दोनों की तकरीबन एक जैसी, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यानी अगर बहुत ज़्यादा दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती फिर भी शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ ही रहता ना, यानी फिर एक जितना ही रहता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज़ का मेजर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कोई बताए? और मरियम, मुहिबुल्लाह और हफ्सा के अलावा कोई? Sir, To the attract ability of share an pair atom of to attract electron. shape and of electron. जी, ये कौन, आपका नाम क्या है बेटा? पहले नाम बताएं अपना। Asham Eid Ali. आशम जलील अली। आशम बताइए आप। The ability of an atom to हाँ attract shape paired of electrons towards itself. हाँ, तो जब अगर दो एटम्स की हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब हम ये कह रहे होते हैं कि उन दोनों की ये एबिलिटी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ किसी बॉन्ड में खींच सकते हैं, दोनों की एक जितनी एबिलिटी है दोनों, यानी ये इधर से खींच रहा है अपनी तरफ, ये अपनी तरफ से खींच रहा है। ये जो इसकी एबिलिटी है, कौन ज्यादा जोर से खींच सकता है, इसको आप टग ऑफ वॉर की तरह थोड़ा सा समझें। हाँ, रस्सा कशी, एक रस्सा इधर से खींच रहा है, एक रस्सा इधर से खींच रहा है, राइट? अगर दोनों, अगर एक पार्टी ये बहुत ताकतवर है, बहुत ज्यादा भारी मोटा बंदा इधर खड़ा है और वो हिलता नहीं है, और दूसरी तरफ पतले से लोग हैं, तो क्या होगा? रस्सा इस तरफ चला जाएगा, राइट? और अगर इधर एक बिल्कुल पतला सा खड़ा है और इधर मोटा खड़ा है, तो मोटा जरूरी नहीं है लेकिन यू गेट माय पॉइंट, राइट? तो फिर रस्सा उस तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर दोनों तरफ पतले से लोग खड़े हैं, कमजोर से लोग खड़े हैं, और या दोनों तरफ मोटे खड़े हैं, तो रस्सा दरमियान में ही रहेगा, राइट? यू गेट दिस ना? ये एनालॉजी समझ में आ रही है? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, समझा। sir. इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जितना मोटा ये है उतना ही मोटा ये भी है, या जितना कमजोर ये है उतना कमजोर ये भी है, राइट? तो जब ऐसे है तो फिर वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, दोनों के दरमियान में रहेगा, ठीक है? तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन्स और हाइड्रोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की कम है। असल बात ये नहीं है कि कम है, असल बात ये कि दोनों की कम है, राइट? तो चाहे कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा हो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर फर्क नहीं है। अब चूंकि फर्क नहीं है, इसकी वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के दरमियान में रहता है। इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम की तरफ ज्यादा हो, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उस एटम के ऊपर फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है, और जितनी उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों का बढ़ता जाएगा, उतना पार्शियल नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? तो ये पॉइंट था। अच्छा जी, तो हमने कहा चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, इस वजह से हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर कोई पार्शियल चार्जेस नहीं होते। अब जब पार्शियल चार्जेस नहीं होते, अब आपने ये नहीं कहना कि चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता इसलिए रिएक्टिव नहीं होते, नहीं, ये पॉइंट नहीं। क्यों नहीं रिएक्टिव होते? चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इस वजह से पार्शियल चार्जेस नहीं होते। अब जब पार्शियल चार्जेस नहीं होते तो फिर वो रिएक्टिव नहीं होते। पार्शियल चार्जेस ना होने की वजह से वो रिएक्टिव, उनकी रिएक्टिविटी का क्या ताल्लुक है जी? अगर पार्शियल चार्ज ज्यादा होगा तो वो रिएक्टिव ज्यादा क्यों होंगे, बताइए जी। हिब्बुल्लाह ने हाथ खड़े किया। ईशा 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 गनी, ईशा गनी। मैं बोला आप पहले एक दफा जवाब दे चुके हैं, इसलिए मैं उनसे बात करूं। जी ईशा बताएं। सर, क्योंकि पार्शियल चार्जेस नहीं होंगे तो उस पे वो इलेक्ट्रॉन एटम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा कोई एक ज्यादा, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूट्रोफाइल उस पे अटैक नहीं कर सकेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हुआ तो फिर अटैक कर सकेगा, और न्यूक्लियोफाइल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एटम पे अटैक कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत। आप स्पेस में इमेजिन करें कि एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है? तो अगर उसके करीब कोई इलेक्ट्रोफाइल और पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर क्यों अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल तो तभी अटैक करेगा ना कि जब उसके ऊपर कोई चार्ज होगा, और इसी तरह न्यूक्लियोफाइल भी, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज पे, इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज पे। अब इस मॉलिक्यूल में कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं ही नहीं। जब वो चार्जेस हैं ही नहीं, तो इसके नतीजे में कोई इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस मॉलिक्यूल पर नहीं होगा। और जब अटैक नहीं होगा, तो इसका अटैक का मतलब क्या है कि वो मॉलिक्यूल तेजी से इसकी तरफ आएगा, राइट? खिंचा हुआ चला आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसकी तरफ तेजी से आएगा। और जब तेजी से वो टकराएगा तो क्या होगा, है ना? वो दो इधर से आया, एक इधर से आया, तो ये एक दूसरे के करीब आएंगे, और वो ये देखें पहले, इसका बॉन्ड है, इस कार्बन का इधर कार्बन है, उसका इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, राइट? और ये इधर इस कार्बन के ऊपर या कोई और एटम है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। अब इलेक्ट्रोफाइल जब इधर आएगा ना, वैसे आहिस्ता, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो आहिस्ता से आएगा, राइट? और आहिस्ता से चला जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इस एटम के ऊपर, और ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, उस करके तेजी से आएगा,
तेजी से आएगा, तेजी से आएगा। जब तेजी से आएगा तो क्या होगा, ज्यादा जोर से टकराएगा, ज्यादा जोर से टकराएगा तो उससे ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगी, और पहले से जो इसका बॉन्ड है वो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ना। और जब इसके ऊपर कोई चार्ज है तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो ज्यादा एनर्जी से आ रहा है, तो वो ज्यादा जोर से आ रहा है, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से पहले वाला बॉन्ड टूटेगा और एक नया बॉन्ड इसका इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के साथ बनेगा, लेकिन पहला वाला बॉन्ड टूटेगा। इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं, यही रिएक्टिविटी है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर यस सर। यस सर। ये नरमीन इखलाक, आप बताएं क्या बात हो रही है? सर ये वो आपने बताया कि इलेक्ट्रोफील्ड जो है ना कि इलेक्ट्रोफील्ड नेगेटिव पे करता है अट्रैक्ट, और जो निकली है वो पॉजिटिव पे अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब आगे चले फिर। तो क्या होता है, अगर एक एटम पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसका बॉन्ड एक और एटम के साथ है, और इलेक्ट्रोफाइल इधर ही पड़ा हुआ है ना, वैसे ही तो नहीं, वो किसी वो अक्लमंद तो नहीं है ना, वो तो वैसे ही सिंपल चार्जेस की अट्रैक्शन है। अगर चार्ज की अट्रैक्शन नहीं है तो क्या होगा, वो उसके ऊपर अटैक करने से मुराद क्या है, मॉलिक्यूल्स का टकराना बेसिकली, राइट। मॉलिक्यूल को आप स्पेस में इमेजिन करें तो वो मॉलिक्यूल टकराएगा नहीं क्या उससे? यस सर। यस सर, टकराएगा। टकराएगा तो फिर रिएक्शन क्या होगा? सर टकराएगा ना, नेगेटिव चार्जेस हों। पॉजिटिव नहीं, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अभी सिर्फ नरमीन बोल रही हैं, बाकी सब लोग सुन रहे हैं। बाकी सब लोग माइक अपना बंद करें। नरमीन आप अपना माइक बंद कर लें, माइक बंद कर लें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, इनके अलावा कोई और इधर से मुझे बताएं। अफरासियाब अली, आप सुन रहे हैं हमारी बात? यस सर। जी, आप बताइए, एक एटम है जो कि न्यूट्रल है, एक इलेक्ट्रोफाइल इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। यस अब वो सर। वैसे ही आ रहे हैं, दोनों स्पेस में एक दूसरे के करीब पड़े हुए हैं। रिएक्शन दो एटम्स के दरमियान ऐसे होता है कि एक एटम ये पड़ा हुआ है, दूसरा एटम ये पड़ा हुआ है, दोनों आपस में टकराते हैं एक दूसरे से, राइट। सही हो और ये गया। टकराना जो है ये रैंडमली हो रहा है, वैसे ही स्पेस में ना, इस तरह गैसेस मॉलिक्यूल है, ब्राउनियन मोशन आपने पढ़ा होगा, इस तरह मॉलिक्यूल जा रहा है इधर उधर, ऐसे ऐसे जा रहा है। अभी ऐसी जा रहा है, टकरा दिया, ऐसी टकरा दिया, ठीक है। तो वो जब टकरा जाएंगे तो उसके नतीजे में रिएक्शन होगा। अब मुझे बताइए कि इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन ऐसी स्पेस में रैंडमली पड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं इस पे रिएक्शन हो सकता? टकरा तो सकता है ना, रिएक्शन क्यों नहीं होगा? सर किसका उसके जिसके ऊपर चार्ज होगा उसके साथ ही रिएक्शन होगा ना। नहीं, जो जिसके ऊपर चार्ज नहीं है उसके साथ टकरा क्यों नहीं सकता? आप इस तरह समझे ना, दो चीजें इधर पड़ी नहीं है, दोनों मूव कर रही हैं, तो इनकी टक्कर तो हो सकती है ना, चार्ज है या नहीं है। वो सर उन्होंने दरअसल कोवलेंट बॉन्डिंग की है, इसकी वजह से तो वो अपने कोवलेंट बॉन्ड के साथ इधर आ रहे हैं, इधर दूसरे किसी और चीज का उसका बॉन्ड है, लेकिन मॉलिक्यूल ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, टक्कर तो होगी। सर जब कोई चीज अट्रैक्ट ही नहीं कर रही तो वो किस तरह उसको टकराएगा? अबे यार, ये कौन बोला है? अरहम? यस सर। जी, देखें अरहम, देखें वो अट्रैक्ट नहीं कर रही है, मैं नहीं कह रहा कि अट्रैक्शन की वजह से टकरा रहा है। देखें, दो चीजें एक ही जगह पे पड़ी नहीं है, तो रैंडमली टकरा तो सकती है ना एक दूसरे से। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिपल्शन भी हो रही है ना। भैया सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब नेगेटिव चार्ज होगा तो वो मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो ज्यादा एनर्जी से उसके साथ टकराएगा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा। हाँ, तो ज्यादा एनर्जी फिर बॉन्ड तोड़ देगी। वेरी नाइस। ये कौन था? सर उमाइमा। उमाइमा, हाँ, ये उमाइमा ने बड़ी अच्छी बात की, और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टकरा तो वैसे भी सकता है, इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से टकरा सकता है ना, ज़ाहिर टकरा सकता है, लेकिन हमें टकराना खाली नहीं चाहिए, हमें केमिकल रिएक्शन चाहिए। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि कोई बॉन्ड टूटे, है ना, सही है। तो अगर वो वैसी इलेक्ट्रोफाइल टकराएगा उसके साथ तो इतनी एनर्जी से नहीं टकराएगा, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल अगर एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज की तरफ आएगा ना, तो वो इलेक्ट्रोफाइल आमतौर पर पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसीलिए नेगेटिवली चार्ज चीज की तरफ जाता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी तरफ, वो तेजी से जाएगा, एनर्जी के साथ टकराएगा। जब एनर्जी से टकराएगा तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना, तब वो बॉन्ड टूटेगा। तो टकराना वैसे भी मुमकिन हो सकता है, ठीक है, वो टकराएंगी चीजें, लेकिन रिएक्शंस नहीं होंगे। रिएक्शन तब होंगे जब वो जोर से टकराएंगे, और जोर से टकराएंगे तब जबकि कोई इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। ये समझ में आई बात आप लोगों को? यस यस सर। यस सर। चलें, सर। यस सर। ठीक है।
अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि चूंकि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, लेकिन ये अब ये जो सारी बातें मैंने कही है ना, देखें मैं तकरीबन अब तीसरा घंटा चल रहा है यही बातें करते हुए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से इतनी कर्टेसी कि आप अब ये जाने के बाद ये अगर आपको समझ में आ गया अभी तो ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो आप ये वीडियो मैं चूंकि अपलोड कर रहा हूँ आप ये देखेंगे और इसको आप समझ लेंगे। अब अगर अगली क्लास में मैंने ये सवाल पूछा और आप लोगों को ना आया, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, आपका बिगाड़ सकता हूँ भाई। तहरे दरवेश बर जाने दरवेश, दरवेश का गुस्सा उसकी अपनी जान पे निकल। तो मैं तो आपके ऊपर मैं आपको क्या कह सकता हूँ, लेकिन आप अपना नुकसान करेंगे। क्योंकि होता ही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो वैसे भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी करिकुलम डिज़ाइन करते हुए मुख्तलिफ अप्रोचेज होती हैं ना। तो मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि एक सब्जेक्ट है, इसको एक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है, करिकुलम डेवलपमेंट, उनमें से एक ये है कि इसे कहते हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट, कि हर सब्जेक्ट का कुछ कोर नॉलेज होता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वो कोर नॉलेज है वो मेरे स्टूडेंट्स का बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो और वो मैं क्लास में लोगों को डिलीवर करूँ, लेकिन उस कोर नॉलेज की बेसिस पर आप लोग खुद से और चीज़ें पढ़ें, और वो भी मैं आपको बताऊंगा आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ये कोर समझ में नहीं आएगी तो आप वो बाकी चीज़ें नहीं पढ़ सकेंगे। और एग्जाम में मैं यही सवाल नहीं करूंगा ये जो मैं अभी कर रहा हूँ आपसे, ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये समझ में आया हुआ होगा तो आप वो जवाब दे सकेंगे अगर आप वो और रीडिंग भी करेंगे। लेकिन अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही, मैं देखिए मैं ऊपर हूँ, मैं इतनी देर से मैं लगा हूँ इसके ऊपर, फिर अभी मैं चाहता तो उधर से आगे से शुरू करता, लेकिन मैं फिर वो शुरू से शुरू किया सिर्फ इसलिए कि ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं होंगी तो आगे आपको समझ नहीं आएगा। तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनिवर्सिटी में आके, अभी आप इतना जहन में रखिए। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। अब उसको सीखना तो आपने है ना, सीखना इसको नहीं कहते कि जो मैंने कह दिया, ठीक है। सीखना आपके दिमाग में हो रहा है, और आपके दिमाग में क्या हो रहा है ये अब आपको पता है, मुझे तो नहीं पता। मैं एट द मोस्ट आपसे पूछ के गेस कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, और मेरी असेसमेंट ये है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया है लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं आया। तो प्लीज़ इस बात को समझें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं अट्रैक्ट करेगा उधर उस स्पीशीज़ के ऊपर, और अगर वो मिल तो रहा है, वो आ तो रहा है, टकरा तो रहा है, तो रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा। रिएक्शन क्योंकि केमिकल बॉन्ड टूटने का नाम है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी तभी आएगी कि जब वो जोर से आके टकराएगा। जोर से कब टकराएगा, जब कोई उसको अपना ऑपोजिट चार्ज नजर आएगा। हाँ, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता ही इसीलिए क्योंकि वो शायद पॉजिटिवली चार्ज, आमतौर पे पॉजिटिवली चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है, तो वो जाता ही नेगेटिव चार्ज की तरफ इसलिए कि ऑपोजिट चार्ज होता है। तो अगर वो ऑपोजिट चार्ज नहीं होगा तो रैंडमली स्पेस में अगर गैसियस स्टेट है तो वैसे ही ब्राउनियन मोशन तो हो रहा है, मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं एक दूसरे से, यूं हो रहा है, इस तरह जा रहे हैं, तो रैंडमली टकराएंगे लेकिन इतने जोर से नहीं टकराएंगे कि पहले वाला केमिकल बॉन्ड को टूटने की एनर्जी मिले। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इफ यू डोंट आपको आगे मसले होंगे, आगे आपको समझ नहीं आएगा ये चीज़ें, इसलिए प्लीज़ टेक टाइम एंड स्टडी। अच्छा, अगली बात फिर मैंने ये कही थी कि लेकिन जब हाइड्रोकार्बन्स के कोई डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ना हो बल्कि उनके अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी हों, जैसे ऑक्सीजन हो, तो जैसे अल्कोहल्स में होती है, तो फिर उसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो कोई, चाहे हेलोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन, व्हाटएवर जो भी है जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन हाइड्रोजन की निस्बत, तो उसके नतीजे में जो कंपाउंड बनेगा उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस की वजह से पार्शियल चार्जेस होंगे, पार्शियल चार्जेस की वजह से फिर इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक होगा। अब ये तरतीब आपको जहन में रहनी चाहिए, ठीक है। कोई हेटेरो एटम आया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। चूंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चूंकि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, इस बिना पर इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेंगे। और वैसे भी उनके कोलिजन्स होने हैं, लेकिन वो कोलिजन्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि उससे बॉन्ड्स टूटें, लेकिन अब जब इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो उसकी वजह से बॉन्ड्स टूट सकते हैं, ऑलराइट, और इस वजह से फिर रिएक्टिविटी शुरू हो जाएगी। चूंकि ये जो दूसरा एटम हमने ऐड किया है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल जो कि पहले केमिकली इनर्ट था, केमिकली नॉन रिएक्टिव था, अब रिएक्टिव हो गया, इसलिए इस ग्रुप को जो हमने ऐड किया इसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर हमने कहा था कि फंक्शनल ग्रुप्स दूसरे एटम्स भी हो सकते हैं,
और हाइड्रोकार्बन्स के केस में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। वो क्यों होता है ये वक्त आने पे हम पढ़ेंगे कि यानी हमने कहा था ना एल्केन्स क्या हैं जिनके अंदर कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, और एल्कीन्स हमने कहा था वो हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड है, और एल्काइन वो है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने से वो रिएक्टिव क्यों हो जाते हैं ये हम पढ़ेंगे वक्त आने पर, ठीक है। लेकिन तो यानी उनका फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसको हम स्टडी करेंगे। इसके अंदर भी वही चार्जेस को समझना है और क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब हो रही है, फ़र्क हो रही है एल्केन्स की निस्बत। तो ये बहरहाल हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि केमिकल स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ तरीके से ड्रॉ करने के। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी नोटबुक और पेन निकालें और मुझे एक आप ऐसा केमिकल स्ट्रक्चर बना के दें जिसके अंदर 7 कार्बन एटम्स का एक एल्केन बना के दें स्ट्रक्चर, ठीक है। 7 कार्बन एटम्स हों और हाइड्रोजन्स ड्रॉ नहीं करनी आपने, ठीक है, हाइड्रोजन्स आपने ड्रॉ नहीं करनी। हमने जो बिल्कुल आखिरी एक रिप्रेजेंटेशन की थी ना जिसमें कार्बन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते थे और बॉन्ड्स को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते थे, मुझे वो वाली रिप्रेजेंटेशन बना के देनी। 7 कार्बन का एटम आप ये बनाएं और अपने पेज की मोबाइल से पिक्चर लें और इधर ग्रुप में शेयर करें, या फिर आप वो पेज जो है वो कैमरे के सामने करके वो पेज दिखा दें। 7 कार्बन जी 7 कार्बन 7 कार्बन। कार्बन लिखना नहीं है, हाइड्रोजन लिखना नहीं है, राइट। वो जो आखिरी रिप्रेजेंटेशन पिछले लेक्चर में हमने की थी उस तरह। सर आपने जो वो zigzag वाली बताई थी और प्रेजेंटेशन, हाँ जी वही। सर मैं लिख दूं, मैं ना लेक्चर नहीं दिया था। क्या हुआ है? मैं कह रही हूँ मैं कार्बन और हाइड्रोजन वैसे लिख दूं, मैंने पिछला लेक्चर नहीं लिया था। आपने नहीं लिया था तो मैंने वीडियोस अपलोड की थी, वो क्यों नहीं देखी आपने? वो मैं देख लेती हूँ। जी आप मेहरबानी करें, आप देख लें, इसमें आपका भला है। सर अभी वैसे कर दूं? नहीं आप वैसे ना करें, माइक म्यूट कर लें, जो सवाल पूछा उसका जवाब दें। जिशान आप भी अपना माइक म्यूट कर लें। सर मैंने कर लिया है। ये मैंने कौन है? सर उमाइमा। हाँ उमाइमा, तो आप इसकी पिक्चर लेकर आप इधर अपलोड करेंगी या व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकती हैं पिक्चर। ओके सर। बल्कि फोटो आई भी है कोई। हाँ जी, ये लर्निंग स्टूडियो कौन है भाई? ऑलराइट गुड। व्हाट्सएप ग्रुप पे ये लोगों ने हेप्टेन्स शो किए हैं, हेप्टेन कहते हैं 7 कार्बन वाले को, ठीक है। बाकी मजीद शो करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी ये भी ठीक है बिल्कुल बेटा। क्या आपका नाम मुझे फिर भूल गया, जरा सही तरह प्रोनाउंस कर दें जिन्होंने कैमरा ऑन किया हुआ है। आशम ज़िल-ईद अली। आशम ने भी ये बनाया, ये भी बिल्कुल ठीक है बेटा, कैमरा बंद कर दें। सही है अब कर लिया, अच्छा है, सही है ज़बरदस्त, ठीक है। अब मैं मजीद नहीं देखूंगा, हमने आगे थोड़ा सा बढ़ना है। मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि इसकी ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है इसमें हाइड्रोजन्स कितने, कार्बन तो आपने कर ली। सर 16 हाइड्रोजन्स हैं। 16 सर। सर 16 हाइड्रोजन सर। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो कोने कोने वाले कार्बन एटम्स हैं उनके साथ 3 हाइड्रोजन उसके साथ लगे। उनके साथ 3 हाइड्रोजन्स। जी ठीक है। उसके कोने साथ वाले 3 लगेंगे। उनके साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं और जो दरमियान वाले कार्बन हैं उनके साथ 2 हाइड्रोजन। सर 2 दो सर। तो इसकी क्या वजह है? सर बॉन्ड्स की वजह से सर, क्योंकि सर बॉन्ड्स नहीं ना कार्बन 4 बना। हाँ तो कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है। तो वैलेंसी 4 है तो वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, राइट। वैलेंसी पूरी हो जाती है तो फिर वो 2 ही बॉन्ड बनते हैं। वेरी नाइस। तो मतलब ये वाला जो कार्बन है इसके साथ एक ही बॉन्ड है इसका ना, तो इसके साथ फिर 3 हाइड्रोजन्स लगे होंगे, ऐसे ही है।
राइट। और ये वाला कार्बन है, इसके पहले से 2 बॉन्ड्स हैं तो 2 और बन जाएंगे, है ना। फिर इसी तरह इन सारे दरमियान वालों के 2-2 बॉन्ड्स होंगे और आखिरी वाले के फिर 3 बॉन्ड्स होंगे। गुड। तो ये आपके, तो इसका अगर आपने लिखना है, ये तो आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला बताया ना, मोलेकुलर फार्मूला अगर आपने बताना है कि एटम्स कितने हैं तो इसका क्या होगा, 7 कार्बन है तो C7 और H 16 16 हो जाएगा। 816 ऐसे ही लिखेंगे। यस सर यस सर यस सर ऐसे सर ही सर ये बात सबको समझ में आ रही है? यस यस ये सर आ रही है Yes. भाई ये कौन है? यस सर ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ जो है who has raised hands भाई, ये हैशम ने, आपने वो पहले उठाया था, मैंने अभी देखा है शायद, या अभी आपने दोबारा कोई क्वेश्चन करना है? वो बाय मिस्टेक हो गया था। अच्छा ठीक, ओके सही है जी। तो अब मैं आपको ना एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए जो होते हैं ना ये एल्केन्स, उसके अंदर लेट्स सी जी, एक एल्केन है मैंने ऊपर बनाया है और एक एल्केन मैंने नीचे बनाया है। ये 2 एल्केन्स के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ऊपर वाले एल्केन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं? 8 कार्बन 8 कार्बन एटम 8 है। 8 एटम्स हैं, ठीक है। तो इसको ऑक्टेन कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाले के अंदर नीचे कितने वाले कार्बन में एटम्स 4 हैं 4 4 हैं सर 4 ब्यूटेन कहते हैं? 4 अब मैं सर आपसे एक सवाल पूछने लगा हूँ, और ये सिर्फ इन 2 के बारे में नहीं, वैसे इन जनरल आपके ख्याल में से इसमें किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? सर ये ऊपर सवाल। वाले का सर ब्यूटेन ऊपर वाले का का कम ज्यादा होगा चीज बड़ी होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा यस सर यस सर ऊपर वाले का ज्यादा होगा नीचे वाले सर का ऊपर वाले का ज्यादा होगा सर ब्यूटेन का कम होगा हाँ ठीक है, ये की बात है ना, ऊपर वाले का ज्यादा कहें नीचे वाले का कम कहें, बात है ये। लेकिन अब मुझे आपने ये बताने, तो आपने रट्टा लगाया हुआ है कि जिसकी चेन बड़ी होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन अब अगली बात ये कि क्यों ज्यादा होता है भाई? सर इनके बॉन्ड ज्यादा होते हैं ना इनमें फिर कौन से बॉन्ड बॉन्ड? टूटने में भी देर लगती है कौन यस से सर बॉन्ड टूटने में? ठहरे, ऐसे नहीं देखें, एक बात मैं आपको बताऊं खास तौर पे, सुने गौर से, ये एम विंग ना किया करें। अच्छा, ये जो होता है ना कि बॉन्ड टूटने में ट्रूइज्म्स इस तरह के सुनाना, ये नहीं, जरा आपको वजह पता होनी चाहिए चीजों की। कौन से बॉन्ड टूटने की बात कर रहे हैं आप? कौन से बॉन्ड टूटने इसके मुश्किल हैं? सर कार्बन वाले कार्बन के साथ बॉन्ड इसका टूटना मुश्किल है, यस सर और यस इसका सर और इसका ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटना आसान है, ये कह रही हैं नो आप? सर सर उसमें बॉन्ड ज्यादा है सर ना इसलिए ऊपर वाले में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा हैं तो इसलिए उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। वेरी नाइस। आप ये कह रही हैं कि मेल्ट या बॉयल तब होता है जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं? मेल्टिंग और बॉइलिंग का तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं नहीं सर, ये बॉन्ड ये वाले मॉलिक्यूल्स जब आपस में होते हैं इनकी ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज्यादा होंगी, तो फिर इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनकी टूटनी होती है। आप बोल तो रही हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से क्या मुराद है? ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड या ये वाला नहीं बॉन्ड? सर, इस पूरे मॉलिक्यूल की इसी तरह के एक पूरे मॉलिक्यूल से इन दोनों के दरमियान जो होती है, जब मेल्ट होता है कोई मॉलिक्यूल या बॉयल होता है तो क्या होता है? होता क्या है? इसकी और दूसरे मॉलिक्यूल की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो टूटती हैं और ये दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं। हाँ ठीक है, तो सही है। तो मेल्टिंग बॉइलिंग होती क्या है वैसे? the point at which it द पॉइंट रटा है जी, रटा है, कौन बोल रहा है? द पॉइंट एट विच जी, द पॉइंट एट विच कौन है? द पॉइंट एट विच निशान जी इरशाद फरमाएं। सर बॉइलिंग पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जिसपे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, सुभान अल्लाह। बॉइलिंग तो क्या मतलब क्या है बॉइलिंग का?
ठीक है ना। एक फिजिकल स्टेट है सॉलिड्स की और एक है फिर लिक्विड्स की और फिर एक स्टेट है गैसेस, ठीक है। और सॉलिड है ना, ऐसे ही है ना, एक सॉलिड होता है फिर लिक्विड होता है और फिर गैस होती है। सॉलिड से जो लिक्विड बनता है इसको हम क्या कहते हैं? मेल्ट होना, ठीक है, मेल्टिंग, ठीक है। और जिस मेल्टिंग टेम्परेचर पे वो होगा तो वो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। और लिक्विड से जो गैस में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं बॉयल होना, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। हाँ ये मुझे पता है, आप लोगों को पता है, ये जाहिर है, ये तो मैं या बच्चा नहीं समझ रहा, लेकिन अगली बात आप समझने की कोशिश करें कि जब ये मेल्ट होता है तो एक्चुअली हो क्या रहा होता है, मतलब सॉलिड और लिक्विड और गैस इन स्टेट्स में फ़र्क क्या है, ये मुझे बताइए। सॉलिड और लिक्विड में क्या फ़र्क है? सॉलिड सर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं। मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं लिक्विड सॉलिड सॉलिड में सर उसमें जो क्लोजली पैक्ड होते हैं और लिक्विड में थोड़ी लूजली पैक्ड होते हैं। वो जुड़े हुए होते हैं और लिक्विड में दूर दूर। सॉलिड में इंटरस्पेसिस नहीं होती। सॉलिड का एक डेफिनेट वॉल्यूम और शेप होती है। अच्छा मुझे ये जरा बताइए कि ये आखिर वॉल्यूम और शेप, वॉल्यूम शेप वाली बात किसने की है? हाँ चलें छोड़ें, ये बताइए कि एनर्जी लेवल्स के बारे में बताएं। मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, जो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, सर गैसेस में सबसे ज्यादा होती है। क्या कह रहे हैं? सबसे ज्यादा, हाँ बिल्कुल। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रहे होते, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी है, वाइब्रेशन हल्की हल्की हो रही होती है, ठीक है। लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा मूव कर रहे हैं। गैस तो बिल्कुल ही यूं, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी किस एनर्जी को कहते हैं जिसकी वजह से ज्यादा मूव करते हैं ना, मूवमेंट वाली होती है। तो सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, लिक्विड में उससे ज्यादा होती है, गैसेस में सबसे ज्यादा होती है। हम एग्री कर रहे हैं इस पे, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, उस सिस्टम को हम एनर्जी प्रोवाइड, हीट क्या किस चीज का नाम है, वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का नाम है ना, राइट। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं तो हम सिस्टम को एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। एक सॉलिड था, हमने एनर्जी देना ज्यादा शुरू की, अब वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती जा रही है। पहले वो सॉलिड था, यूं बिल्कुल पड़ा हुआ था, अब वो लिक्विड हो गया, जरा से ज्यादा मूव कर, ठीक है। तो जब वो उनकी काइनेटिक एनर्जी जरा सी ज्यादा हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, कोई बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड नहीं टूट रहा, ठीक है। प्लीज ये नोट करें, आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, केमिकल बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड कोई नहीं टूट रहा है इसमें, ठीक है। कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूट रहा। सॉलिड के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड्स थे, अगर वो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल था, उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स थे, वो जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो तब भी वो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल ही होगा, और जब वो गैस में कन्वर्ट होगा तब भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा। ना हाइड्रोजन कम होंगे, ज्यादा होंगे, ना कार्बन कम ज्यादा होंगे, और वही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स और कार्बन कार्बन बॉन्ड्स वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है, सही है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं टूट रहे, काइनेटिक एनर्जी अलबत्ता मॉलिक्यूल्स की बढ़ रही है। और इधर को जो पहले वो कह रही थी ना कि इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जो है ना, उसका मेजर है ये। यानी आप देखिए, एक 4 कार्बन का ब्यूटेन इधर पड़ा हुआ है, एक 4 कार्बन का ब्यूटेन इधर पड़ा हुआ है। जब काइनेटिक एनर्जी कम थी तो वो दोनों एक दूसरे के करीब होंगे। जब काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी कम होगी ना, तो इसका मतलब है वो एक दूसरे के करीब करीब ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी दोनों की बढ़ रही है, एक अलग ये 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ये अलग 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ये एक ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है, ये एक और ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये यूं यूं मूव कर रहे हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है, एक वक्त में ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के करीब है, फिर ये यूं इधर चला गया, वो इधर चला गया, ये रैंडम मूवमेंट्स हो रही है, ठीक है। ये किस फेज की बात हो रही है? सॉलिड की बात हो रही है, लिक्विड की बात हो रही है, गैस की बात हो रही है? गैस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आप इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं कि ये एक दूसरे से कट जाते हैं ना, दूर हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई इंटरेक्शन कम हो जाता है। लिक्विड में एनर्जी सिस्टम की थोड़ी सी कम होती है, वो बहरहाल वो भी मूव कर रहे होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा यूं यूं मूव नहीं कर रहे होते, ठीक है। और सॉलिड में बिल्कुल वो एक दूसरे के करीब करीब रहते हैं। और वो करीब क्यों रहते हैं? काइनेटिक एनर्जी जब उनकी कम होगी तो वो उनके दरमियान, जब वो करीब करीब रहते हैं, इस वजह से कि उनके दरमियान में फिर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं, ठीक है। यानी इंटर का मतलब क्या है
एक है इंट्रा मोलेक्युलर फोर्स। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, यानी उसी मॉलिक्यूल के अंदर की जो फोर्सेज है ना, यानी एक चार कार्बन का मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो कुछ हो रहा है ये इंट्रा मोलेक्युलर है। लेकिन एक 4 कार्बन का या 5 या 6 या 7 या 10 जितने भी कार्बन का मॉलिक्यूल है, एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल ये पड़ा हुआ है, एक दूसरा ये पड़ा हुआ है, इन दोनों के आपस में जो फोर्सेज है और इंटरेक्शन है ये इंटरमोलेक्युलर इंटरेक्शन है। सॉलिड्स में ये इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये कम हो जाएगा, इस इंटरेक्शन को तोड़ेंगे, यानी जब आप सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा करते हैं, अब एक सॉलिड था तो आपने जब सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा करना शुरू किया तो ये वाले जो इंटरमोलेक्युलर बॉन्ड है ये टूटना शुरू हो जाएंगे, ये ठीक है, जरा से ज्यादा वो मूव करना शुरू कर देंगे ये मॉलिक्यूल, और टेम्परेचर ज्यादा करेंगे वो बिल्कुल ही टूट जाएंगे और वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकते हैं, ये वैन डर वाल्स फोर्सेज, ये आपने सारा पढ़ा हुआ है ना, वैन डर वाल्स फोर्सेज, इनके ऊपर हम फिर बाद में बात भी करेंगे। तो सॉलिड्स के अंदर ये फोर्सेज, वैन डर वाल्स फोर्सेज, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, ये सारे आपने नाम सुने हुए होंगे, एक दफ़ा देख लीजिएगा, ज़रा गूगल कर लें इन सारों को ताकि आपको बिल्कुल शार्प हो जाए क्लास के बाद। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वैन डर वाल्स फोर्सेज वगैरह ये सारे जो हैं सॉलिड्स में ज़्यादा होते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि जो मैंने आपसे पहले किया था सबसे पहले, कि एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है और एक 7 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा जिसके अंदर इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी। अब इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कब ज़्यादा होंगी? इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस तब ज़्यादा हो सकती थी जब कोई चार्ज अगर होते हैं, ठीक है ना, चार्ज होते हैं तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के अंदर नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे करीब करीब रहते हैं। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन है, राइट, सीधे सिंपल हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इनके अंदर जो चार्जेस आते हैं वो कोई कंप्लीट चार्जेस तो होते नहीं हैं, वो तो सिर्फ ये पार्शियल चार्जेस होते हैं, और हाइड्रोकार्बन में पार्शियल चार्जेस भी ज़्यादा नहीं होते। हाइड्रोकार्बन में पार्शियल चार्जेस भी ज़्यादा नहीं होते, तो इसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि टेम्परेरी मोमेंटरी होते हैं, ठीक है, यानी अभी एक पे है, अभी दूसरे पे, तीसरे एटम पे, फिर चौथे पे, यानी मूव करता रहेगा चार्ज, ठीक है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वगैरह ये आप पढ़ लीजिए एक दफ़ा, ठीक है। तो अब जो मॉलिक्यूल बढ़ता चला जाएगा तो ये जो वक्ती तौर पे जो चार्ज क्रिएट होता है ये इसके पॉइंट्स बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो जो सरफेस एरिया मॉलिक्यूल का ज़्यादा होता चला जाएगा इसके ऊपर मोमेंट्री पार्शियल, मोमेंट्री मतलब कुछ देर के लिए जो चार्ज आता है जो कि परमानेंट नहीं होता, ठीक है, तो मोमेंट्री चार्जेस होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती चली जाएंगी, और जब चार्जेस ज़्यादा होते चले जाएंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब ज़्यादा रहेंगे, और इसका मतलब ये होगा कि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी, यानी एक दूसरे के साथ साथ जा रहे हैं, अगर ये अकेला अलग अलग जा रहे हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। चूंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी इसकी वजह से ये ज़्यादा देर तक सॉलिड रहेंगे, है ना, यानी इनको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, और फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एज अ जनरल रूल ये अब हमने याद कर लिया, समझ लिया कि जितना मॉलिक्यूल का हाइड्रोकार्बन का साइज बढ़ता चला जाएगा उसका सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, और उसके ऊपर जो मोमेंट्री चार्जेस हैं, यानी जो परमानेंट चार्जेस नहीं है, कभी होते हैं कभी नहीं होते, डिस्पर्शन फोर्सेज मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इनको देख लीजिए, लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या होती है, वैन डर वाल्स फोर्स क्या होती है, अगली क्लास में मैं ये सबसे पहले इससे शुरू करूँगा, पूछूंगा मैं। वैन डर वाल्स फोर्सेज आपने पढ़नी है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज पढ़नी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो और ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी भी हुई। तो जो मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बढ़ती चली जाएंगी, उनको ब्रेक करना मुश्किल होता चला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया कि चेन बड़े होने से, नंबर ऑफ कार्बन एटम बड़े होने से क्या फ़र्क पड़ा। अब मुझे ये बताइए कि अगर एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है और एक ब्रांच चेन मॉलिक्यूल है तो इनमें क्या फ़र्क होगा। पहले तो ये, अब आपको पुराने ज़माने से जब आप छोटे होते थे, अपने बचपन से आपको याद होगा कि स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल ये एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, राइट, और ब्रांच चेन मॉलिक्यूल इस तरह का है नीचे वाला, इसके अंदर इस पॉइंट पे ब्रांचिंग हुई हुई है ना, कि यहाँ से सर जी 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 बोलें सर, कोई बार बार मीटिंग से रिमूव कर देता है सर, आपको कर देता है।
आप कौन हैं? सर मुझे भी एक दफा रिमूव किया है। सर आपको मुझे मैं भी। अगर ये बस ध्यान में रखिए कि मैं क्लास में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रखता हूँ और मैं हर स्टूडेंट को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी देता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई इसको लीनियंस के तौर पे लेता है तो मैं किसी को ये इजाज़त नहीं दूंगा कि मेरी क्लास का माहौल ख़राब करे। ठीक है, आई पुट माई फुल एफर्ट इनटू इट। और आपके साथ अच्छा नहीं होगा अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जानते बूझते में। ठीक है, डोंट डू इट, यू विल पे फॉर इट, बिलीव मी। तो मैं ये बात कर रहा था कि एक स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच चेन है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये मैंने एक सर ऊपर जो ब्रांच सर जी मैं बताऊं? सर ये आइसो हो जाएगा ना जो ब्रांच चेन होता है। हाँ ऐसा सर हो जाएगा, लेकिन ये बात जी जीशान बोलें। सर ब्रांच चेन और ये जो स्ट्रेट चेन जो है इसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में भी डिफरेंस होता है। हाँ जी डिफरेंस होता है, वो बात ही बात है, लेकिन पहले आप ये अप्रिशिएट तो कर रहे हैं ना कि ये समझ आ रही है ना कि ये वाली ब्रांच चेन है और यस ये सर, वाला यस स्ट्रेट चेन है, ये सबको यस सर। समझ आ रहा है? तो ब्रांच चेन होने से क्या होगा कि मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया अगेन कम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ब्रांचिंग ना होती, यही ये नीचे वाला जो है 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, राइट? ऊपर भी मैं 5 कर देता 2 3 4। ठीक है, अब ये ऊपर भी 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, नीचे भी 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ऊपर वाला स्ट्रेट चेन है, नीचे वाला ब्रांच चेन है। ठीक है, सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? ऊपर वाले का स्ट्रेट चेन सर ऊपर वाले स्ट्रेट चेन का सर। तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जो हैं ये एक सरफेस फिनोमेना है, राइट? सरफेस, अब उसका सरफेस ज्यादा है तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज्यादा होंगी। तो इस वजह से इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जब ज्यादा होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स का ब्रांच चेन मॉलिक्यूल्स की निस्बत मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस ऑलराइट, गुड। यस तो सर। सही है जी। तो ये पॉइंट अब आप लोगों ने, अब जो मैंने जो कुछ पढ़ाया है इसके लिए अब आपको वीकेंड पे, एक तो लेक्चर ज़रूरी नहीं है आप सारे दोबारा देखें अगर आपको समझ में आ गई है तो, और आप लेकिन आपको वैंडर वाल्स फोर्सेस का आपने खुद पढ़ना है। ऑलराइट, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का खुद पढ़ना है। अब ये आप मैट्रिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको ये मेरा ख्याल है खुद ही करना चाहिए, और मैं इसकी बेसिस पे आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा ये एल्केन्स के ऊपर अब आखिरी चीज़, ये मैं कुछ नाम हम लिख लेते हैं। ये ऊपर एक कार्बन का कंपाउंड मैंने बनाया है, इस कार्बन के साथ अगर 4 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे तो इसका क्या नाम होगा? मीथेन ब्यूटेन। मीथेन। 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं बेटा। हाँ मेथेन, हाँ ऊपर वाला मेथेन है। मीथेन। 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। इथेन इथेन। 2 कार्बन वाला इथेन है, और 3 कार्बन वाला प्रोपेन प्रोपेन। प्रोपेन। गुड, और 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। ब्यूटेन। 5 कार्बन वाले को पेंटेन पेंटेन। पेंटेन, और 6 कार्बन वाले को हेक्सेन। हेक्सेन। 7 कार्बन वाला हेप्टेन हेप्टेन। 8 वाला ऑक्टेन। 9 वाला नोनेन। नोनेन। वाला डेकेन। डिकेन। डेकेन। ठीक है, ओके। तो ये अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैं बहुत ज़्यादा इसमें इतना नहीं जाता, लेकिन ऑलराइट, अब मुझे ये बताइए कि इसका नाम ऑक्टेन।
ठीक है ऑक्टेन ऑक्टेन हम सिस्टमैटिक नेम्स करेंगे सिर्फ अभी, ठीक है। तो अब इसका नाम हमने बताना है। सिस्टमैटिक नेम्स करते हुए अब आप नहीं बता रहे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्लीज सुनिए, मुझे पता है आप में से अक्सर को पता है, लेकिन मैं फिर भी सबके लिए। देखें, जब सिस्टमैटिक नेम्स करने होते हैं तो हमने देखना होता है कि सबसे लंबी चेन कैसे हम बना रहे हैं। हम गिनना शुरू करते हैं, तो हम अगर इधर से गिनना शुरू करें, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, ऊपर जाएं तो 5 कार्बन तक की चेन बन रही है। लेकिन अगर हम इस तरफ आना शुरू करें तो 5वां कार्बन ये, 6ठा ये, 7वां ये, 8वां ये, तो ये 8 कार्बन की चेन बन रही है, ठीक है। तो हम ये जो लंबी तरीन चेन कार्बन की बनती है ना, उसे हम कहते हैं ये पेरेंट चेन है, ठीक है। तो जब भी आपने सिस्टमैटिक नेम देना है तो सिस्टमैटिक नेम देते हुए आपने सबसे पहले पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, पेरेंट चेन। यस सर। तो अब आपको पता चल गया कि आप अगर इधर से गिनना शुरू करें, लेट्स से इधर से गिनना शुरू करें, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आप जा सकते हैं, ठीक है। ये 5 कार्बन की है। अगर इधर से गिनना शुरू करें 1 2 3 4 5, ऊपर चले जाएं 6, तो अगर इधर से आप ऊपर जाते हैं तो 5 कार्बन की चेन बन रही है, इधर से आके इधर से ऊपर जाते हैं 6 कार्बन की बन रही है। और अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे यहाँ से शुरू करें यहाँ से करें, ये 8 कार्बन की, तो ये हमारी पेरेंट चेन है, ठीक है। तो पेरेंट चेन 8 कार्बन की है, तो इसका नाम क्या होगा? ऑक्टेन, राइट। बस बस अब ज्यादा आगे ना जाएं, ऑक्टेन है इसका नाम, ठीक है। इसकी पेरेंट चेन है ऑक्टेन की, लेकिन इसके ऊपर ये एक चीज लगी हुई है, अगर ये ना होती तो इसका नाम बिल्कुल ऑक्टेन ही रहता, ठीक है। अब इसके साथ ऊपर एक एक्स्ट्रा चीज लगी हुई है, तो ऑक्टेन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा इसके साथ लगा हुआ है। वो क्या लगा हुआ है? एक कार्बन एटम और है ना, ठीक है। और एक कार्बन है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसका मतलब है इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और लगे हुए होंगे, यानी एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और CH3 ग्रुप को कहते हैं मैथिल, राइट। तो वैसे CH4 जो है, CH4 उसे मैथेन कहते हैं ना, ठीक है। तो कोई भी एल्केन हो उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दी जाए, कोई भी एल्केन हो उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दी जाए, उसे एल्काइल ग्रुप कहते हैं, राइट। जैसे मैथेन है CH4, उससे एक हाइड्रोजन निकाल दें CH3, तो इसे मैथाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, या मैथिल या मैथाइल, जो मर्जी आप कहें। अच्छा, फिर उसके बाद 2 कार्बन का कंपाउंड है, क्या है? 2 कार्बन का कंपाउंड इथेन। इथेन, ठीक है। एथेन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल दें, एथेन होता है C2H6, एक हाइड्रोजन निकाल दें C2H5 बन जाता है एथाइल। अच्छा, फिर इसी तरह 3 कार्बन का कंपाउंड है जो कि C3H8 एल्केन है, C3H8, उसे प्रोपेन कहते हैं। C3H8 में से एक हाइड्रोजन निकाल दें C3H7, इसे क्या कहेंगे? प्रोपाइल। प्रोपाइल। बिल्कुल। अच्छा, C4H8 H10, C4H10 ये एल्केन है, इसका क्या नाम है C4H10 का? ब्यूटेन। एक हाइड्रोजन निकाल दें C4H9 रह जाएगा, C4H9 को क्या कहेंगे? ब्यूटाइल। ये सब तो क्लियर है भाई? किसी को समझ नहीं आ रहा तो हाथ खड़ा करके। सर क्लियर हो गया। अभी हमने ऊपर जो लकीर लगाई हुई है, ये एक हमें पता है कि ये लकीर लगाते हैं, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, और इसके ऊपर कार्बन होगा और जहाँ पे लकीर खत्म हो रही है। अब वो जो कार्बन है, वैलेंसी तो कार्बन की 4 है, तो इसमें हम हाइड्रोजन शो नहीं करते, तो जाहिर है इसका एक ही बॉन्ड है इस कार्बन का, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगे होंगे। तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हो, ये CH3 है, ये मेथेन से एक हाइड्रोजन निकला हुआ, ये मेथाइल है, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि ये सारा स्ट्रक्चर जो ये हमने पहले बता दिया था कि ये ऑक्टेन है, लेकिन ऑक्टेन के साथ एक मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इसे कह देते हैं ये है मेथाइल ऑक्टेन। फिर इसको नंबर हम नहीं देंगे 4 मिथाइल ऑक्टेन। एक मिनट भाई, आगे ना चलें, मुझे पता है आपको ज्यादा आता है। पहली बात हमने ये की कि पेरेंट चेन हमने आइडेंटिफाई की, और हमें पता चला कि 8 कार्बन जो सबसे लंबी चेन है वो हमने देखी। हमने कहा ये पेरेंट चेन है, इस पेरेंट चेन को कहते हैं ऑक्टेन, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा वेट करें और देखें इसके बाद। तो हमने कहा जी ऑक्टेन है। अब उसके बाद अगली चीज हमने ये कही, हमने कहा कि ये सिंपल ऑक्टेन तो नहीं है, इसके साथ कुछ और भी लगा हुआ है।
तो वो अब हमने आइडेंटिफाई किया वो क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले हमने पेरेंट चेन आइडेंटिफाई की, उसके बाद हमने उसके साथ देखा कि सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है। कभी एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स भी हो सकते हैं, कहीं एक सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है। अब हमें पता चला इसका सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने कहा ये खाली ऑक्टेन नहीं है बल्कि ये मिथाइल ऑक्टेन है। अब यहाँ तक बात पूरी हो गई कि ये मिथाइल ऑक्टेन है, ये बात तो ठीक है मिथाइल ऑक्टेन है, लेकिन अब अगली बात कि ये मिथाइल ग्रुप यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो अभी हमने इनके दरमियान में फ़र्क करना है, तो हमने इसे नाम देना है इस तरह से कि ये इंश्योर हो जाए कि ये मिथाइल ग्रुप इधर ही लगा हुआ है। तो फिर हम गिनना शुरू करेंगे, कार्बन की नंबरिंग फिर हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो नंबरिंग हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं और यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5वें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे लगा हुआ है। तो हमने कोशिश करनी होती है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर दें। अगर इधर से शुरू करते हैं तो ये कार्बन नंबर 5 बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये होगा 5 मिथाइल ऑक्टेन। लेकिन अगर हम दूसरी साइड से शुरू करें तो ये बनेगा 1 2 3 4, कार्बन नंबर 4 पे बन रहा है। तो इस तरह से ये बन रहा है 4 मिथाइल ऑक्टेन, और 4 छोटा नंबर है 5 की निस्बत, तो इसलिए हम इसको नाम देंगे 4 मिथाइल ऑक्टेन। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलें जी, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। Yes, आज sir. की क्लास में जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ज़रा पिछला हमने रिवाइज किया थोड़ा सा, और उसके ऊपर हमने बिल्ड किया। तीन पॉइंट्स पढ़े, बस ये क्लास खत्म करें, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। 3 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं जो नए हैं, जो कि पहली क्लास में नहीं थे, और ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज की क्लास के आपके जहन में होने चाहिए। पिछली क्लास में हमने कहा था कि जब इलेक्ट्रो की वजह से पार्शियल चार्जेस आते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। आज हमने उसकी रीज़न दी कि वो क्यों अटैक कर सकते हैं। हमने कहा कि जब पार्शियल चार्जेस आते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अपने ऑपोजिट चार्ज के ऊपर अटैक करता है। वो वैसे भी रैंडमली कोलाइड कर सकता है, लेकिन कोलिजन के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती। लेकिन जब ये चार्जेज आ जाते हैं तो ये कोलिजन एनर्जी के साथ होता है। उस एनर्जी के साथ कोलिजन की वजह से पहले से जो मौजूद बॉन्ड्स हैं वो टूट सकते हैं, और जब वो टूटते हैं तो इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो हमने ये काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और कहा कि क्यों चार्जेस आने की वजह से इन कोलिजन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और रिएक्शंस का चांस ज़्यादा हो जाता है। पहली बात ये आपको समझ आनी चाहिए। दूसरी बात हमने ये फिर कही कि यही काइनेटिक एनर्जी कैसे अप्लाई होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और हमने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन एल्केन्स का और लॉन्गर चेन एल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैं उनके लिए सरफेस ज़्यादा मिलेगा। और इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस यानी कोई मेल्ट बॉइल्ड होने से कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा होता। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस जो होती हैं, जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस वगैरह, ये इनके चांस ज़्यादा हो जाता है। तो जब चेन बड़ी होती जाएगी तो इनको एक दूसरे से, दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर करना मुश्किल होता जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये दूसरी बात हमने पढ़ी, इसको समझिए। उसके बाद तीसरी चीज़ हमने एल्केन्स का को नाम देना शुरू किया, जिसे आप लोग नॉमेनक्लेचर कहते हैं, ज़रूरी नहीं है ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें। तो एल्केन्स के नाम देते हुए हमने कहा कि सिस्टमेटिक नेम देते हुए सबसे पहले आपने पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करनी है, यानी सबसे लंबी चेन जिसको आप नंबरिंग एक तरफ से शुरू करें कार्बन की, जो सबसे लंबी चेन होगी उसको आप कह देंगे पेरेंट चेन। उसके बाद हमने कहा आपने सब्स्टिट्यूएंट्स देखने हैं कि इस पेरेंट चेन के ऊपर क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने कहा कि तीसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट को हमने लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। तो ये 3 रूल्स हमने पढ़े नॉमेनक्लेचर के। तो ये 3 चीज़ें जो आज हमने पढ़ी, एक काइनेटिक एनर्जी क्यों ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक अटैक की एक मॉलिक्यूल के अंदर चार्जेस की वजह से, ये आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज़ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा हो जाते हैं स्ट्रेट चेन और ब्रांच, स्ट्रेट चेन और लॉन्गर चेन्स के। तो ये पता होना कोई बात नहीं है, ठीक है, कि ये रटा आप मार लेंगे उनके ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होता है, वो सारी जो काइनेटिक एनर्जी और इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, वो सारा समझना ज़रूरी है। और फिर आखिरी चीज़ हमने नॉमेनक्लेचर करना शुरू किया। तो मौलम जैसे ही अपडेट होगा मैं इसके ऊपर चीज़ें भी ऐड कर दूंगा और
ये लेक्चर भी आपका लग जाएगा। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगली क्लास से पहले पहले इस वीक में जो कुछ हमने पढ़ा है बहुत थोड़ा पढ़ा, गिनी चुनी कुछ बातें, तो प्लीज़ इसको आप रिवाइज करें और अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप समझ लेंगे तो हमारी स्पीड अब आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती चली जाएगी, ठीक है। तो अगर आप समझ लेंगे तो साथ साथ चलेंगे, अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर बाद में आपके लिए सीरियस मुश्किलें होंगी, क्योंकि एग्जाम में मेरे क्वेश्चंस ये नहीं होगा कि मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है या ब्रांच चेन का ज़्यादा है। मैं पूछूंगा क्यों ज़्यादा है या क्यों है, ठीक है। तो वो क्यों आप जब तक समझेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी। ये लेक्चर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके अलावा आपने रीडिंग करनी है, ओके। तो मैं आपसे रीडिंग मटेरियल बाद में शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर। आ जाओ।